जंग का असर देशों पर तो होता ही है, लेकिन भुगतना आम इंसान को ही पड़ता है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच अब आम लोगों में जरूरी सामान की किल्लत होने लगी है और पैसों की कमी का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एटीएम पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग के ज्यादातर एटीएम के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन। कोशिश ज्यादा से ज्यादा कैश या डॉलर जमा कर लेने की। आज सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो रूबल 30% गिर गया। रविवार को यूरोप और अमेरिका ने सख्ती की। पहले कुछ रूसी बैंकों पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट में पाबंदी लगा दी गई और दूसरा रूस के केंद्रीय बैंक पर पाबंदी। एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों पाबंदियां अप्रत्याशित हैं। बैंकों पर स्विफ्ट वाली पाबंदी से रूस के लिए और रूस से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस को कच्चे सामान के लिए भुगतान करने में मुश्किल होगी, जैसे कि हथियारों के चिप वगैरह। रूस को गैस और तेल के लिए भुगतान वाले मामले को लेकर अभी कुछ असमंजस है। पुतिन का समर्थन करने वाले बड़े लोगों में शामिल ओलिगार्क्स को दुनिया भर में फैले अपने पैसे और संपत्तियों में नुकसान होने लगा है। सभी रूसी उड़ानें और रूसी मिल्कियत वाले विमान यूरोप में नहीं उड़ सकते हैं। इन सब कदमों से पुतिन के लिए इस लड़ाई को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का रास्ता चुना है, लेकिन दरअसल वो अपने ही देश के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। पुतिन embarked on a path aiming to destroy Ukraine. ये वीडियो किसी अज्ञात जगह से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जारी किया है, जिसमें रूस के लोगों से अपने राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि आपको ही नुकसान हो रहा है, पुतिन के पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से हटाया जा रहा है, आप अपने कार्ड तक से भुगतान नहीं कर सकेंगे। चाइना, जो रशिया का एक बड़ा एलाई है, उसने इन पाबंदियों की निंदा की है। लेकिन आमतौर पर न्यूट्रल रहने वाले देश स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो रूस पर पाबंदी लगा सकता है और रूसियों की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर सकता है। चीन रूस का एक अहम कारोबारी साझेदार बन चुका है, खासतौर पर 2014 की पाबंदियों के बाद से, जब पुतिन ने क्राइमिया के लिए पहली बार यूक्रेन में घुसपैठ की थी। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां पहले कभी नहीं लगाई गईं। रूस को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया है। वो तीसरा सबसे बड़ा गैस तेल उत्पादक है और कच्चे माल का एक बड़ा निर्यातक भी। आज की दुनिया में इस तरह की पाबंदियों का असर बड़ा गहरा होगा। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी है कि अगर रूस नहीं मानता है तो उसके खिलाफ और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अपने किसी भी नागरिक के आर्थिक लेन देन पर रोक लगा दी है। यूके का कहना है कि इससे पुतिन और उनकी मंडली को भुगतना पड़ेगा। मकसद सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के आर्थिक विकास को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच भारतीय छात्र यूक्रेन में बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं और सरकार उन्हें वहां से वापस लाने की कोशिशें भी लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों के छात्र, खासतौर पर इंदौर के बहुत से छात्र यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन छात्रों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है और जो छात्र दिल्ली लौट आए हैं उनको मध्य प्रदेश भवन में रुकवाने का इंतजाम भी किया है। एक रिपोर्ट। मैं मृत्युंजय मुकाती, मैं काफी नेशनल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हम पिछले 4-5 दिनों से हॉस्टल के बंकर में बैठे हैं और अभी हालात यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। एयर स्ट्राइक वगैरह होते रही है, खाने की भी शॉर्टेज आने लगी है अभी और पानी में भी अभी शॉर्टेज आ रही है अभी तक। धार जिले के नर्मदा नगर के रहने वाले मृत्युंजय मुकाती 19 साल के हैं। इसी महीने यूक्रेन के खार्किव गए। माता पिता बता रहे हैं कि मृत्युंजय डरा हुआ है, फोन पर भी कम बात कर रहा है। माँ बाप की अपील है कि बेटे को फौरन देश लाया जाए। हॉस्टल नंबर 5 में है, नीचे बेसमेंट में है। वहाँ पे 4-5 रोज हो गए, उसको खाना की भी प्रॉब्लम आ रही है। मेस वाले भी नहीं दे रहे हैं ढंग से। सरकार से यही चाहते हैं कि 4-5 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं वहाँ।
और सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है। रीवा में नुसरत के पिता सील मोहर बनाते हैं, मां घर पर ही दूसरों के कपड़े सिलती हैं। किसी तरह बिटिया को यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा, अब वापस बुलाने के लिए संघर्षरत हैं। बिटिया फोन पर बता रही हैं कि लूटपाट का माहौल है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अभी आ गए बंकर में, अभी सब आ ही रहे हैं, फिर बाद में गेट बंद करेगा वो। 4 दिन से बंकर के अंदर है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और बहुत ही वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फ़ोन में बात होती रहती है उससे। हम शुगर बीपी की मरीज भी हैं, 400 शुगर भी हो गई है। एक ही बेटी है मेरी, फ़ोन भी नहीं लग पाता कायदे से। बोली कि मैं मम्मी सेफ हूँ, चिंता मत करो, शुगर न बढ़ाओ। अनूपपुर जिले के कोतमा के हिमांशु सराफ ने 2020 में 12वीं पास की, 2 साल से घर पे थे। पिता ने 8 लाख रुपए की जमा पूंजी खर्च कर बेटे को मेडिकल पढ़ने यूक्रेन भेजा। अब चाहते हैं बेटा सकुशल वापस घर आ जाए। माहौल खराब ही है, बोल रहा है कि मैंने 200 किलोमीटर में भी बम गिरा है, खतरा महसूस हो रहा है। और बोल रहा है कि मैंने प्रयास कर रहे हैं, बैंकर में जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कुछ सारे में बचता है तो बैंकर में आप लोग छिप जाइएगा। अभी आपकी माताजी आई है, अभी हम इनके द्वारा। शिवानी कहाँ है? बगल में है शिवानी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने भोपाल और रायसेन की यूक्रेन के खार्किव में फंसी शशि शर्मा और शिवानी सिंह से सोमवार को वीडियो कॉल से बात की। चलिए चिंता नहीं करिए, हम व्यवस्था और यहाँ से तेजी से कराते हैं। ठीक से पहुँच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बच्चों के संपर्क में हैं। जैसा वापस घर आना चाहोगी वैसे ये लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन में 122 छात्रों के संबंध में सरकार को सूचना मिली है, जिसमें अब तक 26 बच्चे देश लौट चुके हैं या लौटने की प्रक्रिया में हैं। युद्ध से बदसूरत कुछ भी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बार जो भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, वो लड़ाई के सबक को दस्तावेज के तौर पे दर्ज करके वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटों में से पहले दौर में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जॉय कुमार सिंह सहित 173 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। मणिपुर में बहुकोणीय चुनाव इस बार हो रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राजधानी इंफाल में अपना वोट डाला। कांग्रेस से बीजेपी में आए एन बीरेन सिंह अब अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में हैं। इससे पहले यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। I found and I got positive response from my AC also. I'm expecting full majority and I'll get 75%. लेकिन मतदान से कुछ घंटे पहले कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ता दिखा। उसे अपने एक उम्मीदवार को निलंबित करना पड़ा, जो कथित तौर पर बीजेपी के हक में अपील जारी करने में मदद कर रहा था। बिना पार्टी को सूचना दिए उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो दूसरे दल का समर्थन करेंगे, इसलिए हमें अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ी। मणिपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। हालांकि इंफाल घाटी और कुकी वर्चस्व वाले इलाकों में छिटपुट हिंसा और बूथ कब्जे की खबरें भी आईं। मणिपुर का चुनाव बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक बहुत दिलचस्प घमासान है और पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। भाजपा ये उम्मीद लगाएगी कि इस पहले पड़ाव में उसको बढ़ोतरी मिली है, मगर बाकी जो पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक गणित सही बैठ रहा है।
वह पूर्ण बहुमत चाहते हैं, मिल जाएगा। एनपीपी अच्छा कर रही है और ये खंडित जनादेश आ रहा है। इस बार हम किंग मेकर होंगे। किसी भी दल को 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। हम 10 से 15 सीटें जीतेंगे। मतदाताओं खासकर युवाओं का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इस बार बड़े मुद्दे हैं। मुझे वो इतनी महंगाई बढ़ गई है, वो कम करने वाली सरकारी, जो दूसरों को गरीबों को मिटाने वाली, वो मदद करने वाली, वो वाली सरकार हमको चाहिए। मणिपुर में दूसरे और अंतिम दौर का मतदान 5 मार्च को है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी या राज्य किसी एक दल पर भरोसा जताएगा। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।